हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जो लास्ट क्लास में आपने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक field at a point due to a line charge distribution. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है, इस पर एक चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, L है लेंथ ऑफ वायर। कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L and let a charge Q and let a charge Q is uniformly distributed over its length। इसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी Q बाय L। अब हम पॉइंट P चूज करते हैं एट ए डिस्टेंस R। ये एक पॉइंट P चूज कर लिया एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, और मान लीजिए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट P से पास करे। अब ये वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इधर आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, यानी रेडियस के अलोंग आउटवर्ड। ओके, इधर आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड। ओके, ये अगर एक वायर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से आउटवर्ड होगा कि किसी भी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P से पास करता हुआ पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं पहले, चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। चूज ए पॉइंट P at a distance R from the wire। from the wire, draw a Gaussian surface passing through point P। अब गॉसियन सरफेस की शेप क्या ड्रॉ करें, स्फेरिकल करें, सिलेंड्रिकल करें, किस तरह की करें। तो इसमें अगर आप ठीक से देखें तो वायर क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो हम गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका डॉटेड जो मैंने बनाया है गॉसियन सरफेस। पासिंग थ्रू पॉइंट P, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो पॉइंट P से पास करता है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 सर्कुलर पार्ट, 1 कर्व्ड पार्ट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पर क्या है, इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तीनों सरफेसेस पे। लेकिन एन कैप सरफेस 1 पर एन कैप इधर होगा, सरफेस 2 पर एन कैप इधर आएगा, और सरफेस 3 पर एन कैप इधर बाहर की तरफ इस तरफ होगा। ओके, तो यानी सरफेस 1 पर ई और एन कैप यानी ई और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, सरफेस 3 पर भी वेक्टर ई और वेक्टर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, लेकिन सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां अगर आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लेते हो तो उसके परपेंडिकुलर एन कैप इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, सरफेस 1 और 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ लगा के 3 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करेंगे ई डॉट ds इंटीग्रेशन को। तो बाय गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट ds और द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज ऑन वायर क्या है, चार्ज ऑन वायर होगा q लैम्डा इंटू एल के इक्वल, q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। और ये जो सरफेस क्लोज सरफेस है इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 1 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट ds ओवर द फर्स्ट सरफेस देन ओवर द सेकंड सरफेस, इंटीग्रेशन ई डॉट ds ओवर द सेकंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds over the third surface, q inside is lambda l divided by epsilon naught। ओके, तो यानी अब हम e डॉट ds इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो cos 90 हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट और 3 में तो e परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है तो cos 90 की वजह से ये भी 0 ये भी 0, और इसमें cos 0 होगा क्योंकि e और n कैप सेम डायरेक्शन में। तो e डॉट ds अब सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अब मैं आपको एक और क्लैरिफाई करना चाहता हूं डाउट। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहां जो ये आपने गॉसियन सरफेस लिया ये सिलेंड्रिकल क्यों लिया, आपने स्फेरिकल क्यों नहीं लिया? तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है वो। तो वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास ये वायर है, इस पर जो भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे बाहर की तरफ है इस तरह से। ओके, ये वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर। अब अगर मैं यहां पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं इस तरह से, तो स्टूडेंट ये देखिए कि यहां पर एन कैप क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये एंगल θ1 है, इसमें एन कैप इधर होगा, ये एंगल इससे कम बन रहा है θ2। यहां पर ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में होंगे वेक्टर ई और एन कैप, यहां पर भी फिर से थोड़ा सा एंगल बनेगा, यहां फिर ये एंगल चेंज हो जाएगा, इधर जाओगे एन कैप ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा तो एंगल फिर चेंज होगा। यानी हर पॉइंट पर वेक्टर ई और एन कैप के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर वेक्टर ई और एन कैप के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, θ1 θ2, यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 0 है, फिर ये बढ़ने लग गया, फिर बढ़ता जाएगा, फिर इसी तरह से बढ़ेगा, फिर कम होगा, मीन्स हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो फिर आप
को जो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है अभी सिर्फ 3 पार्ट में ब्रेक करके आपका इजीली सॉल्व हो रहा है, तो फिर तो आपको पता नहीं कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या आप फिर ई डॉट डी एस को इजीली सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जबकि गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम में क्लियरली कहता है कि गॉसियन सरफेस बस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। शेप क्या लेते हो वो आपकी मर्जी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा कि कैसी शेप लेनी है आपको। तो आपको गॉसियन सरफेस की जो शेप है अगर अपने आप चूज करनी है तो वाइजली चूज करो। तो आपको कैसे चूज करनी है? आपको इस तरह से चूज करनी है सो दैट आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजीली सॉल्व हो सके। तो अगर इसमें हम इस तरह स्फेरिकल ले लेते तो ई डॉट डी एस को सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए आपने क्या किया? समझदारी दिखाई और आपने यहां पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चूज कर लिया स्फेरिकल लेने की बजाय, ताकि आपका ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो सके। तो हमेशा आपको गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज करना है कि आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजीली सॉल्व हो सके। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। ओके, तो और द फर्स्ट सरफेस ई डी एस कोस 90 आ जाएगा, कोस 90, और द सेकेंड सरफेस ई डी एस कोस 0 प्लस और द थर्ड सरफेस ई डी एस कोस 90 इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कोस 90 की वजह से ये 0 प्लस इसमें ये जो कर्व्ड सरफेस है, यानी ये वाला जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ये सिमेट्रिकल है। तो E की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। कहीं भी पॉइंट P ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इधर ले लो, कहीं भी इस कर्व्ड सरफेस पे पॉइंट P कहीं भी लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा और इसको बाहर ले लूंगा इंटीग्रेशन से। ds कोस 0 1 होता है और थर्ड में भी कोस 90 0 लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो ये सेकंड सरफेस है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच की जगह यहां क्या आएगा? हाइट एल आएगी, तो 2 पाई आर एल। ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, तो E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आर कैप आएगा आपका इधर, तो वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा यानी चार्ज पॉजिटिव होगा अगर वायर पर, तो E क्या होगा? आर कैप के अलोंग, यानी बाहर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होता है। और अगर लैम्डा नेगेटिव होगा यानी चार्ज नेगेटिव होगा तो E क्या आ जाएगा? यहां से नेगेटिव साइन और आर कैप, तो माइनस आर कैप। आर कैप बाहर है तो माइनस आर कैप अंदर, यानी अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? अंदर की तरफ ही होता है, टुवार्ड्स द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये है वेक्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेंगे और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए point due to a uniformly charged, due to a
यूनिफॉर्मली चार्ज spherical cell, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल अंदर से खाली होता है, होलो होता है। तो हम एक सेल कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस r है और मान लीजिए एक चार्ज q उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस का क्या मतलब हुआ कि चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगा। Consider a thin spherical shell of radius capital R and let a charge Q is uniformly distributed over its surface। इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर है मान लीजिए, इसका रेडियस है कैपिटल R, उसके सरफेस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P चूज कर लेते हैं यहाँ पर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है। O हम सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का। तो यहाँ पर हम मान लीजिए इस स्फेरिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ओके, जो स्फीयर पर चार्ज है Q, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फिर क्या करते हैं, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट P से पास करे। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो हमें गॉसियन सरफेस भी ऐसा ही लेना पड़ेगा सो दैट इंटीग्रेशन E डॉट ds इजीली सॉल्व हो उसके, जो अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले टॉपिक में। तो हम क्या करेंगे, ये स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी हम स्फेरिकल ले लेंगे सो दैट E डॉट ds इजीली सॉल्व होगा हमारा। ओके, तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, draw a Gaussian surface passing through P, पॉइंट P से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब पॉइंट P स्फीयर के बाहर भी हो सकता है इस तरह, स्फीयर के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, स्फीयर के अंदर भी हो सकता है। तो हम पहला केस ले लेते हैं कि पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल। पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर है, यानी जो स्मॉल r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो उस केस में गॉसियन सरफेस ये बनेगा बाहर है, तो इसके अंदर चार्ज क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर Q है, तो Q इनसाइड क्या होगा आपका, Q होगा। Q इनसाइड क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, तो Q इनसाइड तो आपका Q हो गया। तो बाय गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E डॉट ds
इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां पर मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लेता हूं, तो उसका एन कैप क्या आएगा, परपेंडिकुलर इस तरह आएगा। और स्फेरिकल चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर आएगा, इस पर इधर आएगा, इस पर इधर आएगा, इस तरह से बाहर की तरफ अलोंग द रेडियस, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। तो कहीं पे भी पॉइंट P लेंगे, अगर यहां भी आप लेंगे तो एन कैप भी इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। ओके, तो E और ds विल बी इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा E ds cos 0। Q इनसाइड क्या है, Q के इक्वल है बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, R की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, स्मॉल r की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी हर पॉइंट पर सेम आएगी, तो उसको मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूं और मैं उसको बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ds cos 0 1 होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये इंटीग्रेशन ds क्या होगा, ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट P स्फेरिकल सेल के बाहर है तो। और अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखें कि अगर ये चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, यही आती है वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। मीन्स स्फेरिकल सेल इज बिहेविंग लाइक होल चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, क्योंकि जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो सेंटर से है। ओके, तो अगर पॉइंट P आउटसाइड द सेल है तो स्फेरिकल सेल इज बिहेविंग लाइक होल चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, इफ पॉइंट P इज एट सरफेस, इफ पॉइंट P इज एट सरफेस तो क्या होगा। ओके, एक चीज और इसमें, सॉरी, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे हम इसको। तो जो r कैप यूनिट वेक्टर है वो ये आएगा आपका, तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर r कैप। ठीक, और ये आपको, ये जो मैंने लिखा था वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, जो यहां इरेज किया मैंने। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया अगर पॉइंट P सेल के बाहर है, ये आपका स्फेरिकल सेल है, इसके बाहर आपने पॉइंट P लिया था। अगर पॉइंट P इसके सरफेस पर हो तो क्या होगा, स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। इफ पॉइंट P इज एट सरफेस ऑफ सेल, तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो E क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ओके, अब Q बाय 4 पाई r स्क्वायर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज रेडियस r वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस कैपिटल R वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो Q बाय 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा, नीचे क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये केस था अगर सरफेस पर है। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, वही r कैप से मल्टीप्लाई कर दो, r कैप तो तब भी बाहर की तरफ होगा आपका। ओके, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं इधर से।
तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखोगे 1/4πε0 Q/r² r कैप और σ/ε0 r कैप। थर्ड केस आता है कि अगर ये आपका सेल है ना, रेडियस इसका कैपिटल R है, इस पर चार्ज Q है, अगर पॉइंट P सेल के अंदर हो, मान लीजिए यहां पर है, इफ पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, अगर पॉइंट P सेल के अंदर है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो स्मॉल r है दैट विल बी लेस देन कैपिटल R, तो ये आपका स्मॉल r हो गया। तो उस केस में गॉसियन सरफेस ये बन जाएगा आपका, ओके। तो इस केस में लेकिन जो सारा का सारा जो चार्ज है Q वो तो सरफेस ऑफ स्फीयर पर है, इस सरफेस पर है जो बाहर वाला सरफेस है, अंदर तो सेल के कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर सेल के कोई चार्ज ही नहीं है इस एरिया में, तो इसलिए Q इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। तो बाय गॉस थ्योरम E डॉट ds विच इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा आपका जो इंटीग्रेशन E डॉट ds है वो 0 हो जाएगा। अब ds तो 0 नहीं है, एरिया तो 0 नहीं है गॉसियन सरफेस का, 4πr² के इक्वल है, तो क्या होगा E 0 आ जाएगा आपका। फिर E डॉट ds 0 है तो इसमें क्या होगा आपका Q इनसाइड 0 है, तो एरिया तो 0 है नहीं, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ जाएगा, ओके। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा स्फेरिकल शेल के, यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R ड्रॉ करता हूं तो अप टू R इक्वल टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर सरफेस पर क्या है, ये वैल्यू है, तो यानी जैसे ही R होगा ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/4πε0 Q/R²। और फिर जब R ग्रेटर देन R है, यहां R लेस देन R है, लेस देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सरफेस पर ये वैल्यू है, और फिर यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² फॉर R ग्रेटर देन R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इस तरह से डिक्रीज होगा। तो कई बार एग्जाम में आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है कि स्फेरिकल शेल के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करो, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे 0 वैल्यू, सरफेस पर सडनली ये वैल्यू इंक्रीज होकर ये हो जाती है, और फिर क्या होता है 1/r² से डिक्रीज, तो ये होगा E वर्सेस R ग्राफ, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो स्टूडेंट ये थी सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ की। अब हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, मीन्स एक प्लेन शीट है जिसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड एप्लीकेशन में। तो मैं बोर्ड को एक बार क्लीन कर देता हूं और फिर थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। थर्ड एप्लीकेशन है नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट due to infinite plane sheet of charge, due to infinite plane sheet of charge।
स्टूडेंट मान लीजिए ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीट है, ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक, तो इसलिए मैं इसके इस एज को इस तरह रैंडम सा दिखा देता हूँ कि ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक, और इस पे कोई चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है इसके सरफेस पर। हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं इस चार्ज को, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ओके। और इसकी वजह से मान लीजिए ये एक पॉइंट P है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट इसका साइज है और इस पर चार्ज है। तो हम मान लेते हैं इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा है। तो लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट P से पास करे। तो हम यहां लिखेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, draw a Gaussian surface, draw a Gaussian surface passing through P, passing through P। अब इसकी शेप क्या लें इसमें हम? तो इस केस में शेप रहेगी सिलेंड्रिकल, सबसे सूटेबल रहेगी। वही 3 पार्ट में ब्रेक करके सिलेंड्रिकल एरिया को आप इजीली ई डॉट डी एस को सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ से पास करेगी इस तरह। अब ये जो पीछे का पार्ट होगा उसको मैं डॉटेड दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। मान लीजिए ये आपने गॉसियन सरफेस लिया, ये क्लोज्ड ग्लोसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ये आपका यहाँ से ये वाला पार्ट है जहां ये सीट में से पास कर रही है। तो 3 सरफेस होंगे इसके, 1 2 3, 1 ये वाला, 2 ये वाला और 3 ये वाला। ये पॉइंट P है। लेट ये जो एरिया है सर्कुलर एरिया, ये एरिया है डेल्टा S। ये सर्कुलर एरिया कितना है? डेल्टा S है। तो पॉइंट सरफेस 1 पर ये जो सर्कुलर फेस है इस पे एन कैप इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सरफेस 3 पर भी एन कैप इधर होगा और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, क्योंकि इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, जैसे अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और ये सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है लेकिन एन कैप आपका इस तरफ है। तो यानी सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एन कैप परपेंडिकुलर है, ओके। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो Q इनसाइड क्या होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। भाई इतने पार्ट में इसके अंदर चार्ज कितना होगा? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये एरिया किसके इक्वल है? डेल्टा एस के। तो चार्ज इस सरफेस के अंदर इतने पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया, एरिया डेल्टा एस है। तो अब आप गॉस थ्योरम लगा दीजिए। बाय गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 के लिए। तो इंटीग्रेशन और दिस सरफेस 1 ई डॉट डी एस
integration over the second surface E dot ds plus over the third surface E dot ds. Q inside is sigma delta s divided by epsilon. तो सरफेस वन पर E और ds क्या है, सेम डायरेक्शन में. ds क्या है भाई, आपका वेक्टर ds क्या होता है, ds इंटू एन कैप. तो E और एन कैप सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या आ जाएगा, E ds कोस 0. इसमें सेकंड वाले में वेक्टर E और एन कैप परपेंडिकुलर है, तो E ds कोस 90. और थर्ड वाले में भी E ds कोस 0 थर्ड वाले के लिए, ये भी सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. तो E इस सरफेस पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ds कोस 90 0, और ये भी E इंटीग्रेशन ओवर द थर्ड सरफेस ds सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो इंटीग्रेशन ds है ओवर द फर्स्ट सरफेस, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस के, क्योंकि ये एरिया डेल्टा एस है, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा एस ही होगा, और ये भी डेल्टा एस होगा. तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, क्योंकि इंटीग्रेशन ds, ये ds कौन सा एरिया है, इसका एरिया है सर्कुलर पार्ट का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, ये टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, और ये कितना है, डेल्टा एस है. तो ये दोनों इंटीग्रेशन डेल्टा एस के इक्वल आएंगे, तो E डेल्टा एस प्लस 0 प्लस E डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. तो 2E डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल, तो यहाँ से E आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये पॉइंट P पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. ये वेक्टर फॉर्म होगी. एन कैप क्या है, इस तरफ ये है और इस तरफ ये है. ओके, तो अगर आप यहां ध्यान से देखें कि जो पॉइंट P की डिस्टेंस है सीट से, वो इसमें मैटर ही नहीं करती. क्यों, क्योंकि सीट का साइज इनफाइनाइट है. तो ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर और मीडियम पर. यहां हमने वैक्यूम माना है इसको बाय डिफॉल्ट. अगर कोई मीडियम होता और तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता बस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था थर्ड एप्लीकेशन. तो ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट साइज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सीट. तो यहां पर देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सीट अगर हम r मान लेंगे, तो r तो फॉर्मूले में है ही नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डिस्टेंस. तो इस तरह से आपको फिर ये डेरिवेशन करके दिखाना है. कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो भी ये डेरिवेशन करना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई. अगर यहां पर एक की बजाय 2 सीट हो, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगी नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4. तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर हम एप्लीकेशन नंबर 4 करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट
प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, अगर दो शीट है तो ओके। तो मान लेते हैं हम एक ये शीट है हमारे पास, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और ये दूसरी शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों पर। ठीक, इसकी वजह से हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसकी वजह से E2 है। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स कैप ले लेते हैं और इसको नेगेटिव एक्स कैप यानी माइनस एक्स कैप। तो ये रीजन 1, ये बिटवीन द प्लेट्स रीजन 2, और इधर राइट में ये रीजन 3। तीन रीजन्स हैं हमारे पास, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो रीजन 1 में इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा E1, और इसकी वजह से भी वो होगा इधर होगा E2 के क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, भाई इस तरफ इधर होगा और इस तरफ इधर होगा, बाहर की तरफ इधर भी बाहर की तरफ, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन आपका सिग्मा पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, ये E1 है, ये E2 है। इस रीजन में E1 इससे इधर होगा और इसके लिए इधर की तरफ होगा E2, ये E1। रीजन 3 में इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ओके, E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी तरह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा वो होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इन तीनों रीजन्स में हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम पहले रीजन 1 में कैलकुलेट करते हैं। इन रीजन 1 E1 की डायरेक्शन क्या है? माइनस एक्स का, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप, और E2 की डायरेक्शन क्या है? वो भी माइनस एक्स कैप, तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस एक्स कैप। तो रीजन 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो क्या होगा? E1 प्लस E2, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस एक्स। दोनों को सम किया मैंने, 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में डिनोमिनेटर एलसीएम, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस एक्स कैप कॉमन। तो ये आ गया रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड। इन रीजन 2 में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। E1 क्या है? एक्स कैप के अलोंग, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स कैप, और E2 क्या है? इस डायरेक्शन में अलोंग माइनस एक्स कैप है E2 रीजन 2 में, तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस एक्स कैप। तो ये आ गया आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स कैप। ये रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। रीजन 3 में क्या होगा? इन रीजन 3 अगेन वेक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 विल बी E1 प्लस E2। E1 क्या है? प्लस एक्स के अलोंग है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स कैप, और E2 भी क्या है? वो भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स कैप। तो थर्ड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2
बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो ये आ गया रीजन 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। अब अगर इन दोनों प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी अगर इस पे प्लस सिग्मा तो इस पे माइनस सिग्मा, इफ 2 plates have equal and opposite surface charge densities, surface charge density, that is let सिग्मा 1 आपका सिग्मा है तो सिग्मा 2 क्या है, माइनस सिग्मा। ओके, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो ये वैल्यू अगर रखें हम तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यानी E1 0 और E3 भी सिग्मा माइनस सिग्मा 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 एंड 3 क्या आएगा, 0 आएगा, और रीजन 2 में क्या आ जाएगा, ये आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो ये जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। ओके, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इफ प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बिटवीन द प्लेट्स मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स कैप, यानी इधर मीन्स इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, और इसको हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो वेक्टर E between plates is sigma by epsilon naught and from positive to negative plate and from positive to negative plate. ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी 4th एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ये सभी एप्लीकेशंस आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, डिराइव करके देखिए, और एक बार में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से यूजुअली डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।